नमस्कार सभी को। मैं रामचंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं कॉस्मो अकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस। कैसे हैं आप लोग? अपन बात कर रहे थे आरपीएफ एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, जो भी हाल ही फिलहाल में हुआ है दिसंबर 2024 में। कुछ शिफ्टें अपन कर चुके हैं। अगली वाली शिफ्ट आज देखने में, उसमें देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रखे हैं, कि वाकई में वही क्वेश्चंस है जो पहले वाली शिफ्ट में आ रखे हैं या उनमें कुछ बदलाव हुआ है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे की और पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। देखो, पहला क्वेश्चन दे रखा है, यदि 36 और 18 का तृतीय अनुपात x है तो x का मान क्या होगा। मैंने बता रखा है कि इस प्रकार के क्वेश्चनों में दो तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला पूछता है कि मध्यानुपात क्या होगा। मध्यानुपात अनुपात क्या होगा। आज ये पेन चेंज कर लेते हैं, कोई बढ़िया वाला सर रख लेते हैं, अच्छा लगे। मध्यानुपात क्या होगा, तो मध्यानुपात कैसे निकालते हैं, ये क्या बात हुई। कैसे निकालेंगे मध्यानुपात, दोनों संख्याओं का अंडर रूट कर देंगे, दोनों संख्याओं का गुणा करके अंडर रूट कर देंगे। फिर पूछता है तृतीय अनुपात क्या होगा। तृतीय अनुपात क्या होगा, वो कैसे निकालेंगे। वो निकालेंगे दूसरी संख्या का स्क्वायर करके पहली संख्या से भाग दे दो। फिर अगले पूछता है कि चतुर्थ अनुपात क्या होगा। अनुपात क्या होगा। ये रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आते हैं, इस प्रकार के तीन टाइप के होते हैं। मध्य अनुपात पूछ लेगा, तृतीय अनुपात पूछ लेगा और चतुर्थ अनुपात पूछ लेगा। तो चतुर्थ अनुपात कैसे निकालेंगे, दूसरी और तीसरी संख्या का गुणा करके, दूसरी और तीसरी संख्या का गुणा करके पहली संख्या से भाग दे देंगे तो चतुर्थ अनुपात आ जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछ रखा है कि तृतीय अनुपात कैसे निकालेंगे। दूसरी संख्या है 18 का स्क्वायर करके पहली संख्या से भाग दे दो, तो 18 दूना 36, 2 से काट दो 18 को 9 बार। तो x की वैल्यू आ रही है, वो आ रही है 9, क्योंकि क्या बोल रखा है कि 36 और 18 का तृतीय अनुपात x है। तो पूछ तृतीय अनुपात ही रहा है, या अनुपात जो था वो x दे दिया। पूछ क्या रहा है, वही तृतीय अनुपात पूछ रहा है, तो इसकी वैल्यू आ गई 9। ये चीजें मैंने बता दी। किस प्रकार के क्वेश्चनों में तीन टाइप के क्वेश्चन पूछता है। मध्य अनुपात पूछ लेता है, तृतीय अनुपात पूछ ले, चतुर्थ अनुपात पूछ लेता है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। दे रखा है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ इतना है। एलसीएम है लघुत्तम समापवर्ती, वो दे रखा है 150, और जो एचसीएफ दे रखा है वो 5। इनमें से एक संख्या दे रखी है वो 15 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। मैंने बता रखा है आपको, पहले भी जो शिफ्ट करा रखी है उनमें एक क्वेश्चन आ रखा है, हर शिफ्ट में दो दो क्वेश्चन आ रखे हैं। तो जो एलसीएम और एचसीएम है, इन दोनों का गुणा है ना, वो पहली और दूसरी संख्या दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। जो ये फॉर्मूला कॉन्सेप्ट कुछ भी मानो आप, दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, रख लो। पहली संख्या, जो संख्या का एलसीएम दे रखा है 150, एचसीएफ दे रखा है 5, बराबर एक संख्या दे रखी है 15, और दूसरी संख्या अपने को निकालनी है। 15 से काट दो एक बार, क्या बच गया, यहाँ 10 बच गया, यहाँ 5 बच गया, गुणा कर दो तो 50, और बी दूसरी संख्या कितनी आ गई, 50। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, एक बार आप आराम से देख लो इसको। देख लिया, ये क्वेश्चन भर भर के आ रखा है। हर शिफ्ट में या तो दो क्वेश्चन पूछ रखे हैं या दो से ज्यादा भी पूछ रखे हैं। नेक्स्ट, अब दे रखा है कि 85 का स्क्वायर पूछ रहा है, 85 का वर्ग निकालना है अपने को। कैसे निकालेंगे, देखो इसकी ट्रिक बताता हूं। यदि भी किसी भी संख्या के अंत में 5 आ रहा है, कोई संख्या दे रखी है, उसका अपने को स्क्वायर निकालना है। 5 कैसे आ रहा है, जैसे मान लो 15, 25, 35, कुछ भी मान लो, 115, 105, 125, कुछ भी, 1000, ये भी मान लो। किसी भी संख्या के आखिरी में उसका डिजिट, यूनिट डिजिट संख्या का 5 है, तो उसकी एक शॉर्ट ट्रिक है स्क्वायर निकालने की। कैसे, 5 है, यहाँ क्या दे रखा है, 85 दे रखा है, 85, इसका निकालना है अपने को स्क्वायर। संख्या के आखिरी में 5 आ रहा है, तो क्या करो, 5 का स्क्वायर कर दो, 25 कर दिया। अब आगे, इसके आगे क्या लिखेंगे, तो इसके 5 से बाद सेकंड डिजिट क्या है, 8, 8 है सेकंड डिजिट। ठीक है,
85 का निकालना है अपने को वर्ग। पहला डिजिट है 5 आ रहा है तो इसकी ट्रिक बता रहा हूं मैं। पहला डिजिट 5 है तो 5 को स्क्वायर करके लिख दो 25। अपने पास बच गया क्या 8। 8 से अगले वाला डिजिट क्या होता है 9। दोनों को गुणा कर दो। 9 गुणा 8 कितना होता है 72। तो जो इसका स्क्वायर है 7225 होने वाला है ऑप्शन नंबर 2। मैं इसके अलावा कोई लेके बता रहा हूं आपको। कुछ भी मान लो 115 मान लो। 115 का अपने को निकालना है स्क्वायर। 115 का अपने को निकालना है स्क्वायर। मैंने अभी बताया कि 5 है यूनिट डिजिट या डिजिट लास्ट वाला 5 आ रहा है तो 5 वाले की क्या होती है शॉर्ट ट्रिक। 5 का है 5 का कर दो स्क्वायर। बच गया क्या 11। 11 से आगे क्या होता है 12। 11 को अब क्या करना था 12 को 11 से गुणा कर दो कितना होता है 132। ये हो गया 115 का स्क्वायर। ठीक है। बड़े आगे की ओर मैंने आपको एक ट्रिक भी बता दी कि किसी संख्या के लास्ट में 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालना है। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है 7 संख्याओं का औसत 45 है। यदि प्रत्येक संख्या से 5 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। मैंने बताया था कि औसत 45 दे रखा है, प्रत्येक संख्या में कुछ भी जोड़े या कुछ भी घटाए तो नया औसत है ना। अगर जोड़ रहा है कुछ भी जोड़ रहा है तो वो जोड़ दो और घटा रहा है तो घटा दो। तो 45 में से 5 घटा दो 50 जो 40 आने वाला है वो नया औसत आने वाला है ऑप्शन नंबर 1। ये मैंने जो आपकी प्रीवियस शिफ्ट कराई है उस क्वेश्चन में है। एवरेज दे रखा है 45, इसमें से प्रत्येक संख्या में से 5 घटा रहा है। इस शब्द पे ध्यान रखना। ये संख्या नहीं दे रखी हो प्रत्येक संख्या में से और आप ऐसे घटा के बोला कि रामचंद्र सर ने बोला था कि घटा दो। नहीं ये सर नहीं करना। करना है क्या है कि यदि प्रत्येक संख्या बोल रखा है प्रत्येक संख्या में से कुछ ना कुछ घटा रहा है तो एवरेज में से उतना घटा दो। प्रत्येक संख्या में कुछ ना कुछ जोड़ रखा है तो एवरेज में उतना जोड़ो। और जो नया एवरेज है वो औसत है वो उसके अनुसार जोड़ एवरेज में जोड़ोगे वो उतना आ जाएगा। बड़े आगे की और नेक्स्ट। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 2 वर्षों में 2 वर्ष में साधारण ब्याज दे रखा है 60 तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा 30 साधारण ब्याज। पहले वर्ष में साधारण ब्याज 30 का। दूसरे वर्ष में भी साधारण ब्याज तो सेम रहने वाला है क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक साल के लिए बराबर लगने वाला है। पहले 30 लग रहा था दूसरे साल भी 30 लगेगा। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज क्या बोलता है कि ब्याज पे ब्याज लेता है या ब्याज पे ब्याज देता है। चक्रवर्ती ब्याज कितना है 2 साल के लिए 64। चक्रवर्ती ब्याज अगर इसको मैं साधारण ब्याज बोलूं तो 2 साल का 60 हो गया और मैं इस बात को चक्रवर्ती मानूं तो जो चक्रवर्ती है पहले साल का तो 30 ही लगने वाला है। क्यों पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज हो या साधारण ब्याज हो यदि दर वार्षिक आधार पर दे रखी है तो समान होने वाला है। वो दोनों के लिए 30 आने वाला है चक्रवर्ती हो या साधारण ब्याज हो। पहले साल के लिए 30 हो गया। दूसरे साल के लिए कितना बच गया 64 में से 30 गए तो 34। ये 4 कहां से आया कैसे कि ये 4 है ना ये ब्याज पे ब्याज हो रहा है। क्यों क्योंकि दूसरे साल के लिए जो 30 रुपए मिल रहा था अपने को वो तो मिलेगा ही लेकिन चक्रवर्ती क्या कहता है कि मैं ब्याज पे ब्याज दूंगा। तो जो 4 है ना एक्स्ट्रा वो इस रुपए पे आया कि 30 पे 4 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं इस पे ब्याज अलग से मिल रहा है। तो जो रेट ऑफ जो ब्याज की दर डिसाइड होगी ना वो इसी आधार पर डिसाइड होगी। तो इसमें से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज की दर है वो कितनी कैसे आएगी 4/30। ब्याज कितना है 4 का किस पे 30 पे गुणा में 100। 0 से 0 काट दो ऊपर बच गया 40 नीचे बच गया 3%। तो ब्याज की दर कितनी आएगी 40/3%। पूछ रहा क्या है मूलधन ज्ञात करो। ठीक है मूलधन कैसे निकालेंगे। मूलधन निकालने के लिए आपके पास वो होता है क्या फॉर्मूला भी दे रखा है। वैसे नहीं निकालो तो सीधा निकाल लो। मैं फॉर्मूले से बता देता हूँ। ब्याज कितना है 60 रुपए साधारण ब्याज के फॉर्मूले से फॉर्मूला पता है ऐसा ही बराबर मूलधन गुणा में ब्याज की दर गुणा में टाइम बटे 100। तो मूलधन के वो ब्याज कितना आ गया 60। मूलधन निकालना है अपने को। ठीक है ब्याज की दर 40/3
गुणा टाइम कितना है, 2 साल का ब्याज दे रखा है, 2/100। ठीक है, काट दो, 0 से 0 काट दो, आगे कट रहा है तो काट दो, 4 से काट रहा है ये 15 बार, 2 से कट रहा है ये 5 बार, 5 गुणा में 3 कितना होता है 15, 15 को 15 से गुणा करोगे तो 225। तो जो प्रिंसिपल या मूलधन आएगा, वो धनराशि आएगी, वो 225 आने वाली है। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बढ़े आगे की ओर। नेक्स्ट, मैंने बेसिक से बताया इसको आपको। निम्नलिखित को सामान्य भिन्न में बदलो। किसी संख्या के ऊपर बार दे रखा है। ठीक है, ये क्या है, 0.641 और 41 के ऊपर बार है, प्लस 0.2323 के ऊपर बार है। कैसे बताया था कि संख्या जैसी है वैसी की जैसी है वैसी की वैसी लिख लो। जिस संख्या पे बार नहीं है वो घटा दो। भाग में कितनी संख्या पे बार है, 2 संख्या पे बार है, 4 और 1 पे, तो उतने 9 लिख लो। कितनी संख्या पे बार नहीं है, एक पे बार नहीं है तो एक बार 0 लिख दो, प्लस जिस संख्या है वो की वो जितनों पे बार है वो लिख दो। दशमलव के बाद जो संख्या है वो लिख दो। लिख दिया। दोनों संख्याओं पे बार है तो इसमें से कुछ घटेगा जुड़ेगा नहीं। भाग में 2 संख्या पे बार है तो 2 बारी 9 लिख दो। आगे 641 में से 6 गए तो 635 बटे 990। अब देखो, यहाँ 99 है भाग में, या 990 है, तो इसको बराबर करने के लिए, हर को बराबर करने के लिए दोनों तरफ ऊपर नीचे इसको 10 से गुणा कर दो। ठीक है, प्लस 230 बटे 990, एलसीएम ले लो 990, इन दोनों को जोड़ दो, दोनों का हर समान है तो दोनों सीधी तौर से जुड़ जाएंगे। 5, 3 और 3 6 और 6 और 2 8। अब देखो 11 से कट नहीं रहा, 5 से कट रहा है तो 5 से काटा पीटी कर लो। 5 से काटो, 5 एकम 5, बच गया कितना 3, 36, 7 पंजे 35, बच गया 1 5, फिर 5 से 5 थी 15, इसको 5 से काट लो, 5 एकम 5, बच गया 4 49, 9 पंजे 45, बच गया 4 0 40, तो 8 पंजे 40। 173 बटे 198, 173 बटे 198 ऑप्शन नंबर 1। आए समझ में। इस प्रकार के जिस संख्या के ऊपर बार है वो कैसे सोल्व करते हैं, मैंने हर शिफ्ट में बता रखा है किस प्रकार से सोल्व करेंगे। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी है 405 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 88 किमी प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है, और 176 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 88 किमी प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की कुल दूरी की औसत गति ज्ञात करो। औसत गति, औसत कैसे निकालेंगे, बराबर रेलगाड़ी द्वारा तय की कुल दूरी, और रेलगाड़ी द्वारा चला गया कुल समय। इस प्रकार का क्वेश्चन हर शिफ्ट में दे रखा है, हर शिफ्ट में 2-2 3-3 क्वेश्चन। मैथमेटिक्स में आरपीएफ एसआई ने रेलवे द्वारा क्या कर रखा है, कुछ ऐसे चैप्टर उठा रखे हैं, पर्टिकुलर चैप्टर, उन्हीं से पूरी आरपीएफ एसआई के सेट बना रखे हैं। हर शिफ्ट में मैंने बताया, अभी क्या बताया कि इस प्रकार के 2 से 3 क्वेश्चन आ रखे हैं हर शिफ्ट में, इस प्रकार के आ रखे हैं। और जो बता रहा हूं मैं आगे, ये क्वेश्चन करा रहा हूं, इसी शिफ्ट में आगे बता दूंगा मैं किस प्रकार का एक और क्वेश्चन आ रहा है या 2 और क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अब देखो चली गई कुल दूरी कितनी हो गई, 405 यहां चल रहा है, प्लस और 176 किलोमीटर यहां चल रहा है। भाग में कुल समय, समय कैसे निकालते हैं, दूरी में स्पीड का भाग दे दो, जो चली गई दूरी है इसमें स्पीड का भाग दे दो। 405 किलोमीटर की दूरी 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और 176 किलोमीटर की दूरी 88 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो यहाँ समय आ जाएगा, ये समय ही तो है, कुल समय लेना है अपने को, वैसे समय अलग अलग डिवाइड नहीं करना, टोटल
कुल दूरी में कुल समय का भाग दे दो, जोड़ लो ऊपर। 6 5 11 हासिल 1, 7 1 8 और 4 1 581। नीचे 405 में 81 का भाग दोगे तो अब 5 बार चला जाएगा, और 176 में 88 का भाग दोगे तो 2 बार चला जाएगा। तो बच गया ऊपर 581, नीचे 5 और 2 7। अब इसमें 7 का भाग दे लो, तो 8 2 7 56, बच गया 2 21। 21 में 7 का भाग 3 बार जाता है। तो औसत गति हो गई वो 83 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। ठीक है, इसके द्वारा रेलगाड़ी द्वारा चली गई कुल औसत गति क्या हो गई? 83 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चले आगे की ओर। ये शॉर्ट एंड स्वीट है, ये अपने को बेसिक भी पता है और जो उसका करने का तरीका भी पता है। इसमें शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं लगने वाली, शॉर्ट ट्रिक ही है। अपन ने माना कि ऐसा कुछ थोड़ी लगाया यहाँ पे। नेक्स्ट, वर्ष के पहले 3 महीनों में ललित की प्रतिमा औसत आय जनवरी, फरवरी और मार्च। ऐसा क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रखा है, किसी किसी शिफ्ट में 2 2 क्वेश्चन डाल रखे हैं। मैंने बताया ना अभी कि पर्टिकुलर चैप्टर उठा रखे हैं, उनमें से कुछ डाल रखे हैं। 10 से 12 चैप्टर है, उनमें से रिपीट कर रखे हैं, केवल डाटा चेंज कर करके। अब दे रखा है वर्ष के 3 महीनों में ललित की प्रतिमा औसत आय 38,360। तो ये एवरेज है, तो तीनों महीनों की आय अलग अलग जोड़ेंगे तो कितने? 3 से गुणा कर दो, करो 0 36 18 का 8 हासिल 1, 3 3 9 और 1 10 हासिल 1, 8 3 24 और 1 25 हासिल 2, 3 3 9 और 2 11। तो तीनों महीनों की कुल आय ये हो गई। अब बोल क्या रहा है कि अप्रैल 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 में उसकी आय 3 महीनों की औसत आय कितनी थी? 38,360। औसत आय से 50% अधिक दी। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, तो इसकी आय कितनी होगी? 3/2। 50% अधिक थी ना, पहले तो 2 से काट लो, 19 और 180। इसको 3 से गुणा कर दो तो 0, 18 3 54 और 19 57। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है कि पूरे वर्ष के लिए उसकी प्रतिमा औसत आय इतनी थी, जनवरी से लेके दिसंबर तक उसकी औसत आय कितनी थी? 55,065 रुपए। एवरेज, ये प्रतिमा एवरेज थी, इसको कर दो 12 से गुणा, कर दो 12 पंजा में 60 हासिल 6, 12 चिकाली 72 और 6 78। ठीक है, 12 को 5 से गुणा करो, 12 पंजे 60 हासिल 6, 12 पंजे 60 और 6 66। तो टोटल आय है ना 12 महीने की कुल योग ये आ गई 6,60,780। अब क्या कर पूछ रहा है कि मई से दिसंबर तक ललित की प्रतिमा औसत आय ज्ञात करो। तो क्या कैसे करेंगे? इसमें से इन दोनों का जोड़ घटा देंगे। क्यों? ये 12 महीनों का है, ये 4 महीनों का है, तो बचेगी कितनी? 8 महीनों की। तो इसमें से 6,60,780 में से ये 4 महीनों की आय घटा दो, तो 8 महीनों की आय बच जाएगी। जोड़ो इन दोनों को, 0 8 4 12 हासिल 1, 5 और 1 6। अब क्या बच गया? 7 और 5 12 हासिल 1, 11 और 5 16 और 1 17। 0 घटाओ, इसमें से 8 में से 2 गया तो 6, यहाँ 7 में से 6 गया तो 1, यहाँ 10 हो गए, 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ कितने 15, 15 में से 7 गए तो 8, यहाँ कितने बच गए? 5, 5 में से 1 गया तो 4। ये बच गई 8 महीनों की, जो ये आ गई ना अपने पास, ये जो डाटा आया वो 8 महीनों की कुल आय है। पूछ क्या रहा है? औसत आय। औसत आय के लिए 8 महीनों का भाग दे दो। ठीक है, तो 8 6 48, 8 1 8, पूरी पूरी बार नहीं जाता तो 0, 8 दूनी 16 और 0 उतारो 61,020 है। क्या कहा है? ऑप्शन नंबर 2। केवल डाटा चेंज करा है और सेम जो ये तरीका है ना लिखने का, ऐसा का ऐसा है हर क्वेश्चन में। और ये ललित ही हर बार कमा रहा है, हर शिफ्ट में ललित ही आ रहा है, नाम चेंज नहीं करा, केवल डाटा चेंज कर रखा है। ठीक है, हर चैप्टर में, हर शिफ्ट में जो रेलवे द्वारा आरपीएफ एसआई द्वारा पूछी गई हर शिफ्ट थी ना, उसमें ललित की औसत आय बोल रखी है। नेक्स्ट,
56 मीटर और 154 मीटर आयाम वाले आयत में अंकित किए जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का परिमाप पूछ रखा है। आयत बना लो अच्छा सा, ये हो गया आयत, ठीक है। लंबाई बड़ी रहने वाली है तो इसको लिख लो 154 मीटर, और जो इसकी चौड़ाई वो छोटी रहने वाली है तो ये 56 मीटर। अब बोल रहा है कि इसमें सबसे बड़ा वर्त अंकित करो, कर लो। तीन भुजाओं को टच कर सकता है, सबसे बड़ा करेंगे तो यहाँ टच हो गया, ठीक है। तो इसकी रेडियस क्या रहने वाली है, चौड़ाई का आधा, या व्यास क्या रहने वाला है वर्त का, इसकी पूरी चौड़ाई, आयत की चौड़ाई, यही तो व्यास रहने वाला है, यही व्यास रहने वाला है। तो इसकी त्रिज्या क्या हो गई, चौड़ाई का आधा कितना, 28 मीटर। अगर चौड़ाई 56 मीटर है तो 56 मीटर ही वर्त का व्यास रहने वाला है। व्यास 56 मीटर है तो इसकी जो त्रिज्या है वो व्यास का आधा, मतलब 28 मीटर। पूछ रहा है वर्त का परिमाप, परिमाप क्या होता है, 2πr। वर्त का परिमाप क्या होता है, ये तो पता है अपने को, 2 × π × r, ठीक है। 2 पाई की वैल्यू क्या लेनी है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 22/7 ही लो, इसके अलावा कुछ नहीं लेने। आर क्या है, आर क्या निकला, 28। अपने को कुछ नहीं करना, केवल काटा पीटी मचानी है। 7 चौक 28, 22 को 4 से गुणा करेंगे तो 88, 88 को 2 से गुणा करोगे तो 176 मीटर, क्योंकि जो यूनिट है वो मीटर में दे रखी है। तो 176 का है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, इस प्रकार के इस शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, बड़े आगे की ओर चलो। क्वेश्चन पढ़ो आराम से, आपको पता लगेगा कि ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रखा है। अगर आपने अच्छे से शिफ्ट देखी है आरपीएफ एसआई की, तो प्रत्येक शिफ्ट देखी है। तो क्या बोल रहा है, सेल के दौरान राघव ने 40% की छूट पर 50 रुपए की कीमत वाली एक नोटबुक और 50% की छूट पर 32 रुपए की कीमत वाला एक पेन खरीदा। सेल के कारण उसे कितनी बचत हुई, बचत कैसे हुई, जब उसको छूट मिली, जो छूट मिली है ना राघव को सेल के दौरान, वो ही उसकी बचत है। अगर छूट नहीं मिलती तो उसको पूरा पेमेंट करना पड़ता। नोटबुक 50 रुपए में आ रही है तो 50 प्लस, अगर पेन है वो 32 में आ रहा है तो 32, तो टोटल उसको 82 रुपए देने पड़ते। लेकिन कोई सेल है उसके दौरान उसको छूट मिल गई 50 रुपए वाली नोटबुक पर 40% की छूट, 40% का मतलब 2/5 प्लस, और 32 रुपए वाला पेन है उस पर 50% की छूट, 50% की छूट मतलब 1/2। तो जो छूट हो रही है राघव को वही उसकी बचत है। कर लो, 50 में 5 का भाग दो 10, 10 को 2 से गुणा करो 20, प्लस 32 में 2 का भाग दे दो 16, दोनों को जोड़ दो 36। तो जो 36 रुपया है वही उसकी बचत होने वाली है। ऑप्शन नंबर 4 आया क्या समझ में आप सभी को, आया हो तो बोलो, कमेंट में बोलो आप कि समझ में आ रहा है। आगे बढ़ो, बढ़ू आगे, आपके बोलने में बढ़ रहा हूं, नहीं तो मैं यहीं रहता। अब बोल रहा है कि एक वर्गाकार भूखंड है का क्षेत्रफल दे रखा है इतना, प्रत्येक भूखंड की भुजा की लंबाई। अब वर्ग का आकार का भूखंड लगा लो आप, ये छोटा सा प्यारा सा। अब जो इसका एरिया, अब वर्ग का भूखंड का एरिया, वर्ग का एरिया क्या होता है, भुजा स्क्वायर बराबर 841। केवल अपने को इसका अंडर रूट करना है। वर्ग की भुजा क्या होती है, ए का अंडर रूट कर दो, किसका वर्गमूल है ये 841, किसका है 29 का। बस यही पूछ रहा है ऑप्शन नंबर 1, और कुछ नहीं पूछ रहा, केवल अपने को इसका अंडर रूट करना है। ये तो एग्जाम में 1 सेकंड का क्लिक करते ही सीधा, जैसे ही अपन क्वेश्चन पे गए क्लिक करा आगे बढ़े, ऐसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ो आराम से, इसको पढ़ लिया। देखो, रमेश को एक वस्तु को उसके मूल विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेचने पर 16% की हानि होती है। यदि वह उसे विक्रय मूल्य के 73% पर बेचे तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। मान लिया अपन ने कि मूल विक्रय मूल्य है ना, मूल विक्रय मूल्य, ऐसा मानेंगे कि ये फ्रैक्शन वैल्यू है ना, फ्रैक्शन पर ना रह के एक सिंगल डिजिट बन जाए कि अपना कैलकुलेशन आसान हो। कैसे कि जो कैलकुलेशन है ना वो दशमलव में ना जाए, तो अपन 5 का मल्टीपल कुछ मान लेते हैं, 5 अक्षी है। अब क्या बोल रहा है,
कि मैं इसे मूल विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेचूं तो 5x का 2/5 कितना हुआ 2x। 2x में बेचूं तो 16% की हानि होती है। किसी भी वस्तु का कुल मूल्य 100% होता है। 16% की हानि हुई तो ये किसकी वैल्यू है 2x 84x की। तो इसका कॉस्ट प्राइस किस प्रकार रहने वाला है। अगर 2x की वैल्यू 84 है तो कॉस्ट प्राइस किसी वस्तु का पूर्ण मूल्य 100 यूनिट रहने वाला है। तो ये रह गई इसकी कॉस्ट प्राइस। बोल क्या रहा है आगे कि यदि वह उसे विक्रय मूल्य के 73% पर बेचे। विक्रय मूल्य ये था, इसके 73% कैसे निकाले 5x का 73%। ये हो गया। तो लाभ कितना होने वाला है कॉस्ट प्राइस ये है, अब सेलिंग प्राइस ये दे दिया। लाभ कैसे निकलता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रम मूल्य बट्टे क्रम मूल्य गुणा में 100। ठीक है, तो दोनों का अनुपात ले लो या सीधा सोल्व कर लो। कैलकुलेशन कम करने के लिए केवल अपने को परसेंटेज में वैल्यू चाहिए तो अपन दोनों का रेशियो ले लेते हैं। दोनों का रेशियो ले लिए, इसका नहीं इसका और इसका, क्योंकि बाद का विक्रय मूल्य तो ये है तो x से x गया गया, आगे काटा पीटी नहीं हो रही है, इसको काट दो, केवल यही कट रहा है 42। यहाँ क्या बच गया 100/42। ठीक है, यहाँ क्या बच गया 5 गुणा में 73/100। ठीक है, अब 100 को इधर ले जाओ 42 को इधर ले जाओ, यहाँ बता देता हूं मैं। तो ये कितना हो गया 100 गुणा में 100 रेशियो। यहाँ इसको गुणा कर दो, इसको गुणा कर दो, तो गुणा करो 5 दूनी 10 हासिल 1 5 चौक 20 1 21 गुणा में 73। अब देखो 1 0 से 1 0 और कट गई, यहाँ के कितना रह गया 1000। 21 को 73 से गुणा कर दो, 21 21 एकम 21 21 दूना 42 21 या 63 हासिल हो गई 6। 21 को 7 से गुणा करोगे तो 147 147 और 6 153। अब देखो यहाँ केवल अपने को 100 लाना है, क्यों परसेंटेज वैल्यू अपने आप में 100 मानी जाती है। तो 10 का भाग दे दो दोनों तरफ, यहाँ 10 का भाग दे दो तो 1 0 से 1 0, यहाँ 10 का भाग दोगे तो 153.3। तो ये 100 से कितना ज्यादा है 53.3। तो प्रॉफिट परसेंटेज होने वाला है, उसका लाभ प्रतिशत होने वाला है वो 53.3% होने वाला है। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बड़े आगे की ओर आया समझ में। चलो नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी 148 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 296 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और फिर 98 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 294 किलोमीटर की दूरी तय करती है। रेलगाड़ी द्वारा तय गई कुल दूरी की औसत गति ज्ञात कीजिए। मैंने अभी बताया औसत गति कैसे होती है, औसत गति कैसे निकालेंगे, औसत गति कैसे निकालेंगे, तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय। तो दूरी कितनी है 296 प्लस और 294 भाग में कैसे निकालेंगे 296 में भाग दे दो 148 का, प्लस 294 में भाग दे दो आप कितने का 98 का, बराबर इन दोनों को जोड़ लो। 4 और 6 10 का 0 हासिल 1 9 9 18 और 1 19 हासिल 1 2 2 4 1 5 भाग में। इस 296 में 148 का भाग देंगे तो 2 बार गया, 294 में 98 98 का भाग देंगे तो ये 3 बार चला जाएगा। तो 590/5, 590 में 5 का भाग दे दो तो 5 कम 5 और 18 पंजे 90। तो जो कि एवरेज स्पीड आने वाली है वो 118 किलोमीटर प्रति घंटा आने वाली है। ऑप्शन नंबर 1 देख लो आप इसको एक बार, आया समझ में। अभी मैंने बोला था कि इस प्रकार के क्वेश्चन हर शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन आ रखे हैं। बढ़ो आगे की ओर। नेक्स्ट, एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर गणना करते हुए 6.6 प्रतिवर्ष की चक्रवर्ती ब्याज दे रखी है ये, और गणना करवा रहा है अपने को अर्धवार्षिक आधार पर। अब क्या है, एक ग्राहक वर्ष की 1 जनवरी को इतना रुपये जमा करा रहा है,
और 1 जुलाई को रुपए जमा करा रहा है, सेम अमाउंट 4823 रुपया। तो वर्ष के अंत में उसे कितना ब्याज प्राप्त होने वाला है, यही पूछ रहा है। अब देखो ब्याज की दर है, कितनी दर की है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ROI 6.6%। अर्धवार्षिक आधार 6 महीने के आधार पर कितनी हो जाएगी, इसकी आधी कर दो। क्यों? क्योंकि ब्याज की गणना करवा रहा है ना वो 6 महीने के हिसाब से करवा रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसकी आधी कर दो। तो अपने हिसाब से रहने वाली है, क्वेश्चन के हिसाब से, अपना हिसाब कुछ नहीं लगता, अपना हिसाब मत लगाने लग जाना वहां पे। और जो रुपए अमाउंट है वो 1 जनवरी को करवा रहा है, कितना 4823 रुपये है, रुपए का निशान लगा देता हूं मैं। और फिर यही सेम अमाउंट 1 जुलाई को लगवा रहा है, जमा करवा रहा है 4823 रुपये। अब देखो जो चक्रवर्ती ब्याज है वो अपने को ब्याज के ऊपर भी ब्याज देता है, ठीक है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज देता है। अब देखो पहले 6 महीनों के लिए किसी भी एक अमाउंट को पकड़ के रख लेते हैं, 4823 है 1 जनवरी वाला ये रुपया, इस पर 6 महीने के लिए लगने वाला है केवल 3.3%, सही है। अगले 6 महीनों पर भी 3.3% ही लगने वाला है। ये 1 जनवरी वाला अमाउंट है, 1 जनवरी 1 जनवरी वाला, ठीक है, दिख रहा होगा। फिर क्या बोलता है कि ब्याज है ना चक्रवर्ती ब्याज, वो ब्याज के ऊपर भी ब्याज लेता है। तो 6 महीनों के लिए 3.3%, अगले 6 महीनों के लिए भी 3.3%, लेकिन जो ये राशि है ना 3.3%, इस पर भी ब्याज लगेगा, मतलब 3.3% का भी 3.3%। ये अमाउंट आ गया 1 जनवरी को लगने वाले ब्याज पे, परसेंटेज वैल्यू लिखी है मैंने। फिर क्या बोल रहा है कि 1 जुलाई को 4823 रुपये जमा करवा रहा है 1 जुलाई को, तो ये अमाउंट है केवल 6 महीने के लिए लग रहा है। तो जो इस पर ब्याज मिलने वाला है केवल 3.3% मिलने वाला है, ठीक है। चलो देखो आगे, इसका निकालेंगे अपन 3.3%। क्यों? क्योंकि ये टोटल तो कितना हो गया 9.9%, प्लस इसमें केवल ये और जोड़ना है अपने को, तो 33। अभी दशमलव परसेंटेज को भूल जाओ, दशमलव परसेंटेज को भूल जाओ, तो 33 का स्क्वायर कितना होता है 1089। कितनी दशमलव है 2, 10.89। लेकिन बट भाग में भी 100 है ना, तो इसकी वैल्यू 100 से भाग और कर दो तो 0.1089%। तो इसमें 9.9% है, यहाँ 0.10% है, तो लगभग कितना हो गया ये लगभग हो गया, लगभग आप मान लो इसको 10%। तो अपने को टोटल राशि पर ब्याज मिलने वाला है केवल 10%। तो जो अमाउंट था कितना था 4823, इसका आप 10% निकाल लो अप्रोक्स वैल्यू। क्यों? क्योंकि अपन ने पॉइंट के बाद केवल एक लिया है, 089 अपन खा गए, डकार गए उसको, तो इसका अपन केवल लेंगे 10%, ठीक है। तो 10 से 10 काट दो, 10 का भाग दे दो, तो अपने पास जो ब्याज मिलने वाला 482.3 रुपए का मिलने वाला है। अब ये देख लो किसी ऑप्शन में है क्या, ये 469 है, 462 है, 476 है, 482, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। बड़े आगे की ओर आया समझ में? एक बार आप देख लो इसको आराम से, देख लिया अब आपने आराम से, बड़े आगे क्वेश्चन की ओर। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 साझेदार थे, 3:9:8 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश किया। उन्होंने अपनी पूंजी क्रम से 10 महीने, 1 महीने और 4 महीने के लिए निवेश की। उनके लाभों के अनुपात पूछ रहा है। देखो लाभ, प्रॉफिट, लाभ का अनुपात कैसे निकालेंगे? लाभ क्या होता है? अगर निवेश राशि, कोई राशि निवेश हो रही है तो लाभ किस प्रकार से होता है? निवेश गुणा में समय, निवेश गुणा में समय। अब यहां दे रखा है क्या, रेशियो में क्या दे रखा है कि साझेदार, मान लो ए साझेदार है, ये बी है और ये सी है, और इनका अनुपात जो महीनों का महीने दे रखे हैं, किस अनुपात में निवेश कर रहे हैं? एक का दे रहा है 10 महीने, एक का दे रखा है 1 महीने और एक का दे रखा है 4 महीने। तो इसी हिसाब से कर लो। अगर इनको अलग अलग लिखो तो कोई एक वैल्यू मान लो कि ए बराबर 3x, ठीक है। क्यों? x 3x कॉमन आ जाएगा, तो उस हिसाब से अलग अलग लिख लो इनको। b कितना है 9x और c कितना है, ये b है, और c कितना है 8x।
ठीक है, अब देखो ए 3x का निवेश कितने महीनों के लिए? 10 महीनों के लिए। ठीक है, और बी 9x की राशि को कितनी देर के लिए? 1 महीने के लिए। फिर बाद में सी 8x की राशि को 4 महीनों के लिए। पूछ क्या रहा है? अनुपात पूछ रहा है, तो आप भी अनुपात लगा दो, काटा पीटी कर दो, एक्स से काट दो, एक्स से एक्स गया, एक्स से तीनों में एक्स गया। अब देखो आगे कोई कट नहीं रहा, तो आप ऐसे ही कर लो, 30:9:8 तो जो इनका लाभ का अनुपात रहने वाला है वो इस अनुपात में रहने वाला है। ऑप्शन है क्या कहीं पे? ऑप्शन नंबर 4। देखो इसका बता देता हूं लास्ट में क्या होता है कि जो राशि, अगर राशि निवेश की जाती है, अगर समय इक्वल दे रखा है, अगर बोल देता कि 1 साल के लिए निवेश की जाती है, हर शिफ्ट में पहले जो शिफ्ट हुई है ना उसमें ऐसे बोल रखा था एग्जामिनर ने कि प्रत्येक जो राशि निवेश है ना वो 1 साल के लिए किया जाता है, तो अपन उसको टाइम पे उठाते नहीं थे। क्यों? किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आने वाली है। यहाँ क्या बोल दिया? टाइम बोल दिया। तो लाभ बराबर निवेश कि मान लो अपन ने 100 रुपये लगाए और 10 महीने के लगाए, 100 रुपये लगा दिया किसी निवेश में, 10 महीनों के लिए लगा दिया, तो लाभ कितना होना चाहिए अपना? 1,000 का। तो उसी हिसाब से ये भी बोल रहा हूं कि जो लाभ है ना निवेश गुणा समय होता है, लाभ बराबर निवेश गुणा समय। अब निवेश ये अनुपात दे रखा है और समय दे रखा है 10 महीने, 1 महीने, 4 महीने। ए के निवेश को ए के समय से, बी के निवेश को बी के समय से, सी के निवेश को सी के समय से। पूछ रहा है अनुपात, तीनों का अनुपात ले लिया। आया समझ में? बड़े आगे की ओर एक बार चेक कर लो आप इसको, समझ में आया कि नहीं आया। क्योंकि जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे हैं इसके अलावा, इससे पिछले सेट्स में उसमें समय इक्वल दे रखा था, सभी में 1 वर्ष के लिए इन्वेस्ट कर रहे थे। और यहाँ पे क्या है कि समय का अनुपात दे रखा है, अलग अलग समय दे रखा है, इसलिए अपन को इस तरीके से करना पड़ रहा है। बाकी कुछ नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं करा, सीधा क्या करा है, इसको अनुपात गुणा कर दो। देखो अगर आप सीधा गुणा करना चाहो ना, सीधा सोल्व इसको, 3 को 10 से गुणा करो 30 रेशियो, 9 से 1 को गुणा करो 9 रेशियो, 8 को 4 से गुणा करो 32। एक लाइन में है, ये तो मैंने समझाने के लिए बोला आपको। बड़े आगे की ओर नेक्स्ट, एक धनराशि को 20% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 4 वर्ष बाद 2160 हो जाता है। उसी धनराशि पर समान दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज पूछ रहा है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ लिया। अब देखो साधारण ब्याज प्रत्येक साल के लिए बराबर होने वाला है। अगर 1 साल के लिए 20% है तो 4 साल के लिए कितना हो जाएगा? 4 से गुणा कर दो, 80% तो ब्याज हो गया। और अमाउंट कितना था अपने आप में? 100%। ठीक है, कितना हो गया? 180%। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 2160। पूछ क्या रहा है? 2 वर्ष का साधारण ब्याज। तो 1 वर्ष के लिए ब्याज, साधारण ब्याज कितना था? 20%। 2 वर्ष के लिए 2 से गुणा कर दो तो साधारण ब्याज 40%। इसकी वैल्यू अपने को निकाल ली है। 180 की वैल्यू 2160, तो 1% की वैल्यू 2160/180, तो 40% की वैल्यू 40 से गुणा कर दो, तो 2160/180 गुणा में 40। ठीक है, 10 से 10 काट दो। अब 216 में 18 का भाग दोगे आप, 18 एकम 18, 18 दूना 36 गुणा में 40, तो 12 गुणा 40 कितना होगा? 12 चौक 48, 480। ऑप्शन नंबर है क्या? एक ऑप्शन। तो इस धनराशि पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज मिलने वाला अपने को 480। आया समझ में आप सभी को? बड़े आगे की और नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैंने बताया था कि कोई बड़ा सा आयत है, उसमें वृत्त को डाल दिया, तो परिमाप पूछ रहा है। सेम क्वेश्चन, केवल डाटा चेंज कर दिया। आयत, ठीक है, आयत का सबसे बड़ी लंबाई ले लो 250, चौड़ाई को छोटी ले लो 126। क्यों? चौड़ाई छोटी रहने वाली है, लंबाई सबसे बड़ी होती है। और इसमें वृत्त बना दिया। पूछ क्या रहा है? वृत्त का परिमाप कितना होता है? 2 पाई की वैल्यू लेनी है 22/7। और रेडियस क्या लेंगे? रेडियस चौड़ाई का आधा होती है। क्यों? चौड़ाई बराबर वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास कितना है? 126। त्रिज्या कितनी होगी इसकी? आधी 126/2। काटा पीटी, और काटा पीटी नहीं मचाओ तो गदर मचा दो। 7 का भाग दे दो, 7 एकम 7, कितने बच गए? 56। 8 टू 7 तो 56। 22 को 18 से गुणा कर दो, 18 दूना 36, हासिल 3, 18 दूना 36 और 3 39, 396। कहाँ है? ये रहा ऑप्शन नंबर 3। बड़े आगे की ओर नेक्स्ट
देखो मैंने बताया था किसी किसी शिफ्ट में पर्टिकुलर चैप्टर उठा लिए, दो दो क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तीसरा क्वेश्चन आ गया एक ही कॉन्सेप्ट पे, एवरेज गति पे तीसरा क्वेश्चन इसी शिफ्ट में। वही बताया कि एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, चली गई कुल दूरी, स्पीड एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, चली गई कुल दूरी कितनी है 411 प्लस आगे 327 बटे कुल समय, समय 411 में भाग दे दो आप 137 का, प्लस यहाँ कितना 327 में भाग दे दो आप 109 का, इसको जोड़ दो, 7 और 1 8, 2 और 1 3 और 4 3 7, 738 में 411 में आप 137 का भाग दोगे तो ये 3 बार जाएगा, 327 में 109 का भाग दोगे तो ये 3 बार जाएगा। आगे क्या है 738, 3 और 3 6 का भाग दे दो, तो 12 छिकाली 72, 36 18, 123 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी एवरेज स्पीड आने वाली है। 123 क्यों, ये जोश कैसे आया, क्योंकि एक ही शिफ्ट में तीन तीन बार पूछ रहा है, जो सेम पैटर्न लगा रहा है, केवल डाटा चेंज कर करके सेम कॉन्सेप्ट पे। टाइम बचा ना अपने को क्या करना है, केवल इसमें जोड़ बाकी करने भाग देना है, आंसर बना के ऐसे क्लिक करके आगे बढ़ना है जैसे मैं कर रहा हूं। नेक्स्ट पढ़ो आप आराम से, पढ़ा आपने। नेक्स्ट क्या दे रखा है, 4 वर्ष पहले पी क्यू आर की औसत आयु 25 वर्ष थी, तो 4 क्यों मानते हो, वर्तमान में ले आओ ना, पी क्यू आर 4 वर्ष पहले कितनी थी 25, और जने कितने हैं 3 जने, तो 3 गुणा में 4, 12 और जोड़ दो 25 और 12 कितना हो गया 25 12 हो गया 37 वर्ष, तो तीनों की वर्तमान आयु का योग 37 वर्ष। कैसे किया कि 4 वर्ष पहले एवरेज आयु दे रखी है 25 साल और लोग है केवल 3, एवरेज 4 साल पहले 25 थी, तो वर्तमान आने के लिए सभी की में तीनों व्यक्तियों में 4 4 साल जोड़ दो, ठीक है, तो 4 थी 12 और जोड़ दो 25 में कितना हो गया 37, तो तीनों की वर्तमान आयु की होगी कितनी हो गई 37 वर्ष। नेक्स्ट आगे क्या दे रखा है, यदि 3 वर्ष पहले पी और क्यू की औसत आयु कितनी दे रखी है 20, केवल दो लोगों की 3 वर्ष पहले, तो वर्तमान ले आओ दोनों को भी, दोनों में आयु 3 वर्ष पहले पूछ रखी है, वर्तमान में क्या 3 3 साल और बढ़ जाएंगे दोनों के, 6 साल बढ़ जाएंगे दोनों के, तो 26 हो गई, तो वर्तमान में पूछ रहा है। क्यों वर्तमान में लाने से क्या हो गया, क्योंकि आर फायदा हो गया ना, अपने को आगे कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, क्योंकि आर की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो आर दोनों में घटा दो, क्योंकि अपन ने वर्तमान में पहले ले आए। आर की कैसे निकालेंगे, तो इस पी क्यू आर में से पी क्यू की आयु घटा दो, तो बच गई क्या आर की आयु कितनी हुई 27 में से 37 में से 26 घटा दो 11 वर्ष। 11 वर्ष है क्या, कहाँ कहीं नहीं है, क्यों नहीं है, क्या मिस्टेक करी अपन ने, कुछ नहीं करी अपन ने, तो ये इसने ऑप्शन वाले ने कर रखी है, अपन ने तो सही करा है। दोबारा बता देता हूँ, पी क्यू आर की औसत आयु 25 वर्ष है, ठीक है, अब क्या बोल रहा है वर्तमान में 3 गुणा में 4, हाँ अपन ने कर दी मिस्टेक, कैसे, इसकी औसत आयु बोल रखा है, तो औसत बोल रखा है 37 है, इसको 3 से गुणा करोगे तो 111, आयु का कुल योग 111। अब पी क्यू की 26 दोनों की आयु का कुल योग 26 गुणा में 2 आदमी है तो 52, अब घटाना है अपने को 111 में से 52, तब आएगा अपना उत्तर। अब देखो 11 में से 2 गया तो 9, यहाँ कितना हो गया 10, 10 में से 5 गया तो 5, 59 वर्ष है क्या कहीं 59 वर्ष, 59 वर्ष भी नहीं है। एक बार फिर से देखते हैं, क्योंकि इससे अपन ने सही करा है। 1 मिनट में इसको इरेज करके दोबारा करता हूँ, इरेज करके दोबारा कर देता हूँ, बता देता हूँ कि अपन ने सही करा था, अपन ने सही करा था। देखो तीनों की आयु का योग दे रखा है पी क्यू प्लस आर का औसत दे रखा है 25, तो तीनों का योग कर लो आप 25 75 प्लस सभी को 4 4 साल आगे बढ़ा दो 12, तो कितना हो गया, ये हो गया 7, ये हो गया 8, 87 साल, तीनों की आयु का योग 87 साल। अब क्या है पी और क्यू ये आयु का 3 साल पहले औसत दे रखा है 20, औसत 2 का तो 40 प्लस तीनों को 3 3 साल आगे कर दो 6 46,
अब आर की पूछ रहा है, इसमें से ये घटा दो, तो 7 में से 6 गए 1, 8 में 4 41 ईयर्स। ये होने वाला है अपना सही। अपन ने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है पहले, जो अपन ने आंसर लगाया था उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक थी, ये होने वाला है सही। बढ़े आगे की ओर। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सरल भिन्न में बदलो। अभी मैंने बताया था कि दशमलव के बाद कोई संख्या पे बार दे रखा है तो कैसे सोल्व करेंगे। दशमलव के बाद कैसे क्या दे रखा है 42, तो टोटल संख्या लिख लो 42। उसमें किस पे बार नहीं है, 4 पे बार नहीं है, तो वो संख्या घटा दो। कितनी संख्या पे बार है दशमलव के बाद 1, तो एक बारी 9 लिख लो। कितनों पे नहीं है, 1 पे नहीं है, तो एक बारी 0 लिख दो। प्लस यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्याओं पे बार है तो 42 लिख लो। घटाने की जरूरत नहीं है, क्यों, किसी संख्या पर दशमलव के बाद कोई संख्या ऐसी नहीं है जिसपे बार ना हो। भाग में कितनी संख्याओं पे बार है, दोनों संख्याओं पे बार है। ठीक है, अब देखो 42 में से 4 गए तो 38 बटे 90 प्लस 42 बटे 99। अब देखो यहाँ तो 90 और यहाँ 99, इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको तो 11 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, क्यों, ये 990 हो गया, और इसको 10 से गुणा कर दो तो ये भी 990 हो गया। क्यों, एलसीएम आराम से आ जाएगा, एलसीएम लेने में अपने को दिक्कत नहीं आएगी। तो 38 को 11 से गुणा करोगे, 38 को 11 से गुणा कर लो, कितना आया 38, 418, या वैसे भी कर लो, 11 को 11 8 88 हासिल 8, और 11 तिया 33 और 8 41, प्लस 42 को 10 से गुणा करोगे तो 420 बटे 990। क्यों, एलसीएम सेम आने वाला है दोनों का। अब जोड़ दो इनको, 8 और 2 और 1 3, 4 4 8 बटे 990। 11 का भाग जा नहीं रहा, 9 का भाग जा नहीं रहा, 2 से काट दो। या अगर ऐसा संख्या ऑप्शन में, क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन में ये दे रखा है तो ये देख लो एक बार, दे रखा है क्या, कहीं ऑप्शन दे रखा है ना अपने को, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था ये वाला एवरेज वाला, ठीक है, तो इसमें पहले करवाया था वो मिस्टेक थी सोचने की, कॉल कैलकुलेशन की। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि वो गलत कर दिया, मैंने बाद में इसको सुधार दिया है यहाँ पे आपको समझा के। ठीक है, वो पहले कैलकुलेशन मिस्टेक थी। नेक्स्ट, जब किसी संख्या में 50% की वृद्धि की जाती है तो वह संख्या 3870 हो जाती है। 50% का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो संख्या 2 से 3 हो गई, तो 3 की वैल्यू दे रखी है 3870, कितने गुणा है, 12 तिया 36 और 9 ती 27, 1290। तो इसको भी 1290 से गुणा कर दो, 0 9 दूनी 18 हासिल 1 12 दूना 24 1 25, तो संख्या रहने वाली क्या है 2580, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, परसेंटेज का केवल यही ऑप्शन, यही क्वेश्चन उठा रखा है, और अगर बाई चांस उठा रखा हो तो वो उठा रखा है किस पे, वोटर लिस्ट पे, ठीक है, मतदाता पे। बाकी 2 क्वेश्चन के अलावा परसेंटेज से कोई तीसरा क्वेश्चन आरपीएफ ने उठाया नहीं। देखो, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य दे रखा है, कितना, 16,020। 3 वस्तुओं का औसत मूल्य दे रखा है, तो तीनों का योग करने के लिए गुणा कर दो, तो तीनों का योग कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 16,020 गुणा में 3। अनुपात दे रखा है, तीनों का मूल्य कितना है, 7 और 5 12, 7 और 5 12 और 3 15x मान लो इसको। अब पूछ क्या रहा है, सबसे महंगी वस्तु का मूल्य, महंगी वस्तु कौन है, 7 वाली, 7x वाली। अब देखो ऑप्शन से करना बता रहा हूं मैं आपको, 15x की वैल्यू कितनी है, इसको 20 को छोड़ो आप, 16,000 ही मान लो ऑप्शन से जाने के लिए, तो 16,000 को 3 से गुणा करेंगे तो 48,000, 48,000। अब देखो यहाँ 15x में 7x 15x की वैल्यू दे रखी है, लगभग अपन ने मान ली, अप्रोक्स मान ली 48,000। निकालनी है अपने को 7x है, तो 7x 15x के आधे से भी कम है, तो इसका आधा करेंगे ना, तो आधा कितना होगा, लगभग आधे से थोड़ा ही कम है, इतना भी नहीं कि आधे से बहुत कम है, आधे से आधा करेंगे तो 7.5x है, और निकालनी है अपने को 7x है, तो इसके आधे से थोड़ा कम, तो आधा करो 24,000, 24,000 से थोड़ा कम, थोड़ा कम कितना, 2,000 कम हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 3,000 कम हो सकता है, इससे ज्यादा कम अपने को नहीं करना है। ऑप्शन देखो, यहाँ 7,000, 24,000 से बहुत कम, यहाँ 5,000, यहाँ 3200 मतलब 3,000, यहाँ दे रखा है 24,000 के आसपास की वैल्यू, तो ऑप्शन नंबर 4 पे टिक लगाओ और आगे बढ़ जाओ। ये लो आगे बढ़ गए। एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य अक्स अंकित करता है,
उस पर 60% की छूट देता है। छूट वाले मूल्य पर इतना टैक्स लग जाता है, वेट नाम से कोई टैक्स है वो लग जाता है। उसके पश्चात जो वैल्यू है वस्तु की वो 444 हो जाती है। तो एक्स की वैल्यू क्या है? तो एक्स, इसमें क्या दे दिया? 60% की छूट दे दी। देखो इस क्वेश्चन को मैं केवल एक स्टेप में बताने वाला हूं, केवल सिंगल स्टेप में, कुछ नहीं है इसमें। देखो आप 60% की छूट दे दी तो वस्तु का मूल्य कितना हो गया? केवल 40%। सही है। अब 25% इस पे टैक्स लग रहा है। 25% का फ्रैक्शन 1/4, तो 4 पे 1 का टैक्स मतलब 5/4। किसी वस्तु पे 4 पे 1 का टैक्स लग रहा है तो वस्तु की वैल्यू 5/4 बराबर 444। अब अपने को कुछ नहीं करना है इसमें, अक्स की वैल्यू आने वाली है, केवल काटा पीटी यानी गदर मचाना है। काटा पीटी कर दो, 0 से 0 गया, 4 से 4 गया। ठीक है, अक्स बराबर 10 नीचे उधर ले जाओ, 444 गुणा 10, तो ये 10 लिख लो बटे 5। केवल 5 का भाग दे दो, 8 पंजे 40, 4 बच गया, फिर 8 पंजे 40, फिर 4 बच गया, 8 पंजे 40, फिर 4 बच गया, तो 8 पंजे 40। तो 888.8 रहने वाली है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, देख लो आप इसको कैसे मैंने एक स्टेप में आपको इसको सोल्व करवाया, समझ लो। देख लिया? बड़े आगे की ओर चलो। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, एक्स का वह न्यूनतम ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। एक संख्या दे रखी है, ये 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए कि एक्स की जगह क्या रखे। मैंने एक चीज बताई थी, एक्स का विभाज्यता का नियम क्या होता है कि कोई भी संख्या है, ये इतनी बड़ी संख्या है, 9 0 5 2 7 4 3 अक्स 2। वैसे ही अपने को देख के डर लग रहा हो इसका कि क्या लिख दिया, कुछ नहीं है। 8 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि कोई भी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट, ये उठा लिए 3x2, 3x और 2, अगर इसमें 8 का भाग चला जाता है ना पूरी पूरी बार, तो ये पूरी संख्या यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 8 से भाग होने वाली है। अब देखो ऑप्शन से ही उठा लो, 7 रखे क्या एक्स की जगह? अब रख रख के देखना पड़ेगा अपने को, ज़्यादा टाइम नहीं लगने। अगर अपनी प्रैक्टिस है ना इस प्रकार के क्वेश्चंस पे, तो अपने को ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। 7 रखो एक्स की जगह, इसकी जगह एक्स की जगह 7 रखो। इसमें 8 का भाग देखो, देख के देखो, 8 चौक 32, 52, 52 में 8 का भाग नहीं जाता, तो मतलब ही 7 हटाओ, एक्स की जगह 7 नहीं ले सकते। अब 9 रख के देखो, 8 चौक 32, 39 में से 32 7, 72, 72 में 8 का भाग जाता है, 9 रख सकते हैं। लेकिन क्या पूछ रहा है कि न्यूनतम वैल्यू रखनी है अपने को, तो 9 पे सेटिस्फाई कर रहा है। अब क्या करो, इसको 3 रख के देखो, बट्टे 8, तो 8 चौक 32, 12 में 8 का भाग नहीं जाता, 3 नहीं रख सकते। अब देखो 8 रख के देखो, तो 8 चौक 32, 38 में से 32 किए तो 6, 6 62, 62 में 8 का भाग नहीं जाता, तो अक्स की वैल्यू क्या रहने वाली है? केवल 9। अपन ने सारों को क्यों चेक करा? क्यों? क्योंकि अक्स की जो डिजिट है, डिजिट की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सभी को अलग अलग चेक करने से बजाय अपन ऑप्शन उठा के केवल 4 को चेक कर ले। ये तो चेक करना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। शॉर्ट ट्रिक तो कर ही दी ना यार, इतने अंकों को हटा दिया मैंने। केवल बोल रहा हूं कि लास्ट के 3 डिजिट में 8 का भाग देके देख लो, पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। तो एक्स की वैल्यू अपने को केवल ऑप्शन से उठा के देखनी है कि अपन 7 रखे, 9 रखे, 3 रखे या 8 रखे। ठीक है, बड़े आगे की और नेक्स्ट, ए व्यक्ति एक व्यू पॉइंट तक, लैंग्वेज इतनी खतरनाक, ऑप्शन है केवल एक स्टेप का। कैसे? देखो, एक कोई व्यू पॉइंट है, व्यू पॉइंट पता है आपको कैसा वाला, जहां आप जाते होंगे शाम को घूमने। अब क्या है, पहले तो बोल रहा है कि पैदल जा रहा है, पैदल तो चला गया, परेशान हो गया जाने में, फिर कार से आ गया घर। ये मान लो व्यू पॉइंट है बी और ये इसका घर है। ये व्यक्ति एक व्यू पॉइंट तक पैदल जाता है, यहां जा रहा है पैदल, पैदल, और फिर कार से वापस आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार उसने जो गति तय करी है उसमें टाइम कुल लग रहा है कि उसको 9 घंटा और 30 मिनट। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, यदि वह व्यक्ति दोनों तरफ कार से ही यात्रा करे तो उसे 7 घंटे कम लगते हैं। अगर वह यहां से यहां भी कार से जाए, वापस भी कार से जाए,
तो उसको 7 घंटे कम लग रहे हैं। मैं दूसरा डायग्राम में बता देता हूँ इसको। यहाँ जाए, यहाँ जाए, इस दोनों तरफ कार से यात्रा करे तो 7 घंटे कम लग रहे हैं। तो लग कितने लग रहे हैं? केवल 2 घंटे 30 मिनट, यही लग रहे हैं। अब देखो, दोनों तरफ कार से यात्रा कर रहा है तो उसको केवल 2 घंटे 30 मिनट लग रहे हैं, और एक तरफ पैदल, एक तरफ कार से यात्रा कर रहा है तो उसको 9 घंटे 30 मिनट लगते हैं। अगर मान लो मैं इसको एक तरफ ही कार से यात्रा कराऊं, ऐसा नहीं है कि दूसरे पॉइंट पे जाके रुक गया तो वो भी समय जोड़ रहा है, नहीं, वो समय अपने को नहीं जोड़ना है, केवल जाने का और वापस आने का समय जोड़ना है। तो इसको मैं एक ही तरफ कार से चलाऊं तो 2 का भाग दे सकता हूं ना इसमें, तो एक तरफ चलने वाला समय आ जाएगा कार से, कि एक तरफ चलने में से कार से कितना समय लगा, तो 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट। वो एक तरफ जाने में, या तो जाने में या आने में, किसी एक का देख लो कि 1 घंटा 15 मिनट लगाता है। तो यहाँ पे भी कार से आ रहा है ना, वो कार से एक साइड की दूरी तो कार से तय कर रहा है, तो टोटल दूरी में से कार की दूरी घटा देंगे तो पैदल वाली दूरी आ जाएगी ना, तो 1 घंटा 15 मिनट इसमें से घटा दो, कितना बच गया? 8 घंटा और 15 मिनट। वो एक तरफ की पैदल चली हुई दूरी आ गई, कि एक तरफ पैदल चलने में इतना समय लगता है, कितना? 8 घंटा 15 मिनट। पूछ क्या रहा है कि दोनों तरफ पैदल चले तो कितना समय लगने वाला है, इसको कर दो 2 से गुणा, 16 घंटा 30 मिनट। है क्या कहीं 16 घंटा 30 मिनट? 16 घंटा 30 मिनट कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, ऑप्शन ही गलत है सारे। आंसर आएगा 16 आवर 30 मिनट। मैंने करके बताया कैसे आएगा। एक तरफ पैदल जा रहा है, वापस कार से आ रहा है तो टाइम लग रहा है 9 घंटे 30 मिनट, 9 घंटे 30 मिनट क्वेश्चन के हिसाब से। अब बोल क्या रहा है, दोनों तरफ कार से यात्रा कर रहे हैं तो उसे 7 घंटे कम लगते हैं, 7 घंटे कम लगते हैं टोटल में से, 9 घंटे 30 मिनट में से 7 घंटे कम कर दो। आप 7 घंटे कम करोगे तो 2 घंटा 30 मिनट, दोनों तरफ कार से जाता है। अगर इसको एक तरफ ही कार से कर ले, कि मान लो एक तरफ केवल जाता ही कार से है, ठीक है, तो 2 का भाग दे दो, तो कार से एक तरफ जाने में, या तो जाने में कर लो या आने में। ये यहाँ पे रुकने वाला समय ये कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोल रखा है, केवल जाने आने का समय दे रखा है। तो एक तरफ का समय 1 घंटा 15 मिनट टोटल, और यहाँ क्या दे रखा है? पैदल और कार से, तो इसमें से कार वाला घटा दो तो 8 घंटे 15 मिनट। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों तरफ पैदल चला दो, तो जो समय आया ना एक तरफ पैदल का, तो 2 तरफ पैदल कर दो, 2 गुणा कर दो इसको, 8 घंटे 15 मिनट को 2 से गुणा कर दो तो 16 घंटे 30 मिनट। ऑप्शन कहीं नहीं है, आंसर आने वाला है 16 घंटे 30 मिनट। ये रेलवे की गलती अपनी नहीं है, अपन ने सही करा है इसमें, इसमें कोई कुछ नहीं बोलता, बोले तो देखे। नेक्स्ट, 6.90 रुपये प्रति लीटर मूल्य वाले 40 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाए ताकि इस प्रकार प्राप्त मिश्रण का मूल्य 4.60 रुपये प्रति लीटर हो जाए। अब देखो, इस क्वेश्चन को करेंगे एलिगेशन से, मात्र एक स्टेप में, मात्र एक स्टेप में। कैसे? जो किसका दूध का मूल्य है वो क्या है? 6.90 रुपये प्रति लीटर। पानी का मूल्य कितना होता है? 0। पानी तो कहीं से उठा के डाल लो यार, खेड़ी में से डाल लो, ठीक है। और जो मिश्रण है उसका मूल्य आने वाला 4.60। ये दूध कितना है? 40 लीटर। पानी कितना मिलाए ये बोल रहा है, एक्स, मान लो x लीटर मिला रहे हो, ठीक है। तो यहाँ दोनों को जो एलिगेशन लगाए ना उसमें आने वाला है दूध और पानी का रेशियो, बड़ी वाली में से छोटी घटा दो तो 2.3 रेशियो। अपने यहाँ ले लिया वाटर, यहाँ ले लिया मिल्क, तो जो अपने एलिगेशन लगाने के बाद दोनों का रेशियो आने वाला है 4.60 में से 0 घटाओ तो 4.6। अब आगे कट रहा है तो काट दो, कट रहा है 2.3 से, ये एक बार, ये 2 बार, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 40। कितना गुणा? 20 गुणा, तो इसको भी 20 गुणा कर दो, एक को 20 गुणा करेंगे तो 20 लीटर। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई? 20 लीटर। ऑप्शन कहाँ है? ये रहा, ऑप्शन नंबर 4 है ना अपने पास। ऑप्शन तो उपलब्ध रहते हैं अपने पास, और नहीं रहते हैं तो वो रेलवे की गलती, अपनी नहीं है। अब देखो परसेंटेज का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि किसी संख्या के 25%, कोई संख्या मान लो n, इसका 25% 1/4, 72 जोड़ रहे हैं। यदि किसी संख्या का 25% 72 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या होती है, मतलब वो n प्राप्त होती है, संख्या ही प्राप्त होती है। दूसरे तरीके से भी बताऊंगा, ठीक है। तो आप इस को इधर ले जाओ, 72 बराबर n में से n/4 कहेंगे, काटेंगे तो 3/4 का n, 3 से काट दो 24 बार, 24 को 4 से गुणा करो तो 24 चौक 96। पूछ क्या रहा है?
कि संख्या का 60% निकालो, तो 96 का 60% निकालो। 10 से 10 काट दो, 6 से गुणा करो, 6 का 36, 9 चिकड़ी 54, 54 और 3 57, 10 से भाग दे दो 57.6। ये रही ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब देखो दूसरा तरीका, खतरनाक वाला। खतरनाक तो नहीं है यार, काहे का खतरनाक, आपसे खतरनाक हो सकता है क्या कुछ? मैं तो केवल तरीका ही बता सकता हूँ, दूसरा मेथड बता सकता हूँ। अब देखो मैं दूसरा भी बता देता हूँ। क्या बोल रहा है कि संख्या का 25%, संख्या का 25%, अगर इसमें अगर 72 जोड़ रहे ना तो संख्या का 100% आ रहा है। संख्या के 25% में 72 जोड़ दे दो, संख्या का 100% आ रहा है, परिणाम वही संख्या प्राप्त हो रही है, मतलब संख्या खुद आ रही है अपने आप में, खुद अपने आप में, संख्या खुद अपने आप में 100% होती है। तो क्या ये 25% का उधर 100% में घटा दो तो कितना होगा? 75%। ये इसकी वैल्यू 72, अपने को 60% लेना है, तो 1% संख्या का 72/75, 60 से गुणा कर दोगे तो 60% आ जाएगा। ठीक है, काटा पीटी कर दो, 25, 15 से काट दो, 15 5 75 और 15 चौक 60। ठीक है, कर दो, 4 दूनी 8, 700, 728, इसमें 5 का भाग दे दो, ऑप्शन अपने पास वही 1 आने वाला है। ठीक है, बढ़े आगे की ओर। नेक्स्ट देखो, डेविड है, कौन सा? इंग्लैंड वाला। डेविड ने 172 कुर्सियां बेची और 86 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है। कैसे होता है? ये होता है सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाओगे तो लाभ प्राप्त होगा। अब यहाँ क्या बोल रहा है? 172 कुर्सियां बेच रहा है तो उसको लाभ हो रहा है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर 86 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब एसपी। मैं विक्रय मूल्य को एसपी लिखता हूँ सेलिंग प्राइस, और क्रय मूल्य को तो सीपी कॉस्ट प्राइस लिखता हूँ, बस यही वैल्यू है। अगर कट रहा है तो काटा पीटी कर दो, नहीं कट रहा है तो आगे बढ़ लो। कट रहा है 2 से तो कट ही रहा है, 43, ये कितना? 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12, कट रहा है, ये भी कट रहा है आगे चल के 2 बार, तो इधर 2 एसपी, 2 से आगे गुणा कर दो, -2 सीपी बराबर एसपी। अब क्या है? एसपी इधर ले आऊं, सीपी उधर ले जाऊं, तो एसपी बराबर 2 सीपी। ठीक है, एसपी बटा सीपी कर लो, सीपी बटे एसपी, तो सीपी की वैल्यू 1, एसपी की वैल्यू 2। तो क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, कितना? 1 का। किस पे? कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रम मूल्य पे। क्रम मूल्य कितना? 1 गुणा में 100, तो जो प्रॉफिट परसेंट हो रहा है वो कितना है? 100%। ऑप्शन नंबर 1। डेविड बहुत खतरनाक चीज है भैया, 100% का लाभ कमा रहा है। कैलकुलेशन कैसी भी रखी हो उसने, कुर्सियां कैसी भी ऊपर नीचे बेची हो, लेकिन लाभ बराबर कमा रहा है। नेक्स्ट, कितना खतरनाक छोटा सा सवाल। कैसे पूछ कर रहा है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करो जो 15 63 21 70 से विभाज्य हो जाए। पहली बार किसी एक संख्या को उठा लो। इस प्रकार के क्वेश्चंस में केवल अपने को ऑप्शन एलिमिनेट करना है। दो दो तरीके हैं इसके, तीन तीन भी है। कोई भी एक संख्या उठा लो, 70 उठा लो। 70 क्या है? 7 गुणा में 10। तो देख लो कि कौन सी संख्या 7 से कट रही है, 7 का भाग देके देके देख लो। 9 7 63, 2 नहीं जा रहा, ये इसमें 7 का भाग जा रहा है, इसमें 7 का भाग जा रहा है क्या? 8 7 56 27, इसमें भी नहीं जा रहा। इसमें 7 का भाग जा रहा है क्या? 49 7 7 49 4 41, इसमें नहीं जा रहा। कितने? केवल एक में जा रहा है। अपने को तो कुछ करना ही नहीं है। अगर आप ऐसे निकालना चाहो तो देखो, मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। एलसीएम ले लो सभी संख्याओं का। एक तरीका बता दिया मैंने कि ऑप्शन एलिमिनेट किस प्रकार से करते हैं। किसी एक संख्या को उठा लो, आप 15 भी ले सकते थे। 15 क्या होता है? 5 गुणा में 3। अगर किसी संख्या में 5 का भाग देना है तो मतलब लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, किसी में नहीं है। आप इससे भी कर सकते थे, ऑप्शन केवल 2 ही आ रहा है। अगर पूरा वैसे करना है तो देखो, एलसीएम ले लो 70, ठीक है, 21। अब 70 ले लिया, बड़ी वाली संख्या उठा ली ना, 21 7 गुणा में 3। इसमें 7 तो आ रहा है, 3 नहीं आ रहा, तो 3 रख लो। ठीक है, 63 9 गुणा में 7, 7 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, केवल 3 बच रहा है, 3 यहाँ लिख लो। और 15 5 गुणा में 3, 5 इसमें आ गया, 3 यहाँ आ गया। केवल कुछ नहीं करना, दोनों तीनों का मल्टीप्लाई करना है। 3 3 9 9 7 63 630, ऑप्शन नंबर 2। एलसीएम लेना तो आता ही होगा, ये मेरा अलग तरीका है एलसीएम लेने का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक ठोस घनाभ के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल दे रखा है अलग अलग। घनाभ कैसे होता है घनाभ? ऐसे, ये घनाभ की आकृति का है। 3 आसन फलक, कोई भी एक पॉइंट उठा लो, एक कोणा उठा लो, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 127, फिर इसका क्षेत्रफल दे रखा है कितना 32, और इसका क्षेत्रफल दे रखा है सामने वाली का 254। पूछ क्या रहा है कि घनाभ का आयतन कैसे निकालेंगे? तीनों फलकों का क्षेत्रफल को गुणा करके अंडर रूट कर दो। 127 गुणा में 32 गुणा में 254, ये 54 है, 4 है यहाँ पे। अब देखो ये 127 का 2 गुणा है, ठीक है, तो 127 गुणा में 127 गुणा 2 है, ये जैसे 127 का 2 गुणा है, तो 127 एक बारी वाला बाहर निकाल लो। अंदर कितना बच गया? 127 बाहर आ गया, इसमें से भी 127 बाहर आ गया तो बच गया 2, तो 32 गुणा 2 कितना होता है 64। 64 किसका अंडर रूट है? 8 का। 127 गुणा 8। अब यूनिट डिजिट देखो, 8 टू 7 56, 6 आना चाहिए लास्ट में, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा। अगर आपको टाइम वेस्ट करना है तो गुणा भी कर लो, गुणा भी करके दे। 12 8 टू 7 56 हासिल 5, 12 अंटे 96 और 5 कितना होता है 101। ये लो, गुणा करके भी बता दिया मैंने आपको, टाइम वेस्ट करके भी बता दिया। नेक्स्ट वही क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ दे रखा है, एक संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या निकालनी है, तो एलसीएम 192 गुणा 32 बराबर एक संख्या 64, दूसरी निकालनी है, ठीक है। 32 को 2 64 बार, इसको 192 में 2 का भाग दे दो, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 96 है क्या? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, लतिका और हिमानी ने मिलकर एक व्यवसाय में 47,800 रुपये का निवेश किया। वर्ष के अंतर में टोटल 7500 रुपये का लाभ हुआ। कौन थी? लतिका थी और हिमानी थी। टोटल 7500 का लाभ है। लतिका का हिस्सा कितना है? लतिका का हिस्सा है 2700, हिमानी का हिस्सा देखना है। टोटल 75 में से 7500 है, टोटल 2700 लतिका का लाभ है, तो हिमानी का लाभ कितना हो गया? 2 0, 15 में से 7 गए तो 8, यहाँ कितना बच गया? 6, 6 में से 2 गया तो 4, ये हिमानी का लाभ आ गया। पूछ क्या रहा है? निवेश पूछ रहा है। टोटल निवेश 47,800, तो इनका अनुपात ले लो, इसको इससे काट दो। 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 9 3 27 और 16 3 48, ठीक है। पूछ क्या रहा है? हिमानी का निवेश, हिमानी का है यहाँ 16, टोटल कितना है? 16 9 25 गुणा में 47 00, ठीक है, गुणा कर दो 0 0, 16 को 8 से गुणा करो 128 हासिल 12, और 16 को 7 से गुणा करो, 16 7 112 और 12 24, 16 चौकू 64 और 12 कितना हो गया? 76। इसमें से अपने को भाग देना है 25 का, तो 25 थी 75, सही है। कितना बच गया? 1, यहाँ 4 उतारो, पूरा नहीं जाता तो 0 लगा दो। 148, 25 पंजे 125, कितना बच गया? 148 में से 125 गया तो 3 2 6 उतार लो, 25 नाम 225, कितना बच गया? 1 1 0, ठीक है। फिर क्या उतारे? 25 चौक 100, 10 बच गया, पॉइंट लगा दो 0, 25 चौक 100, तो 30,594.4 है क्या कहीं? 30,594, 30,594, यही रहा ऑप्शन नंबर 3। 92 दे रखा है, अपन ने तो पूरा निकाल लिया। अगर कहीं कैलकुलेशन गलत हो गई हो वो बात अलग है, वरना इसके पास पास वैल्यू आ रही है। ये तो नहीं होने वाला, ना ये होने वाला है, ना ये होने वाला है। 30,594। नौ देखो दोबारा देख लेते हैं अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी तो। 9 3 27, 16 3 48, 16 कितना हिमानी का निकालना है? हिमानी का 16 बटे 16 9 25, ठीक है। 47,800 सही है, गुणा कर दो 0, सही है क्या अपना गुणा? 2 0 थी, दोबारा करके देख लेते हैं, कहीं बोले गुरुजी गलत करवाते हैं। ऐसा नहीं है, कैलकुलेशन कहीं हो गई होगी यार, 32 35 क्वेश्चन है, करते करते हो जाती है, इतना तो चलता है यार। देखो हिमानी का निकालना है, टोटल 16 बटे 25 गुणा में 47,800,
गुणा कर दो 16 से, 0 0, 16 7 112, 16 अंटे 128, हासिल 12, 16 7 112, तो एक 4 और कितना 12, 16 चौको 64, ये कितना हो गया 76। इसमें भाग देना है अपने को 25 का, तो 25 एकम 25 75, कितना बच गया 1, 4 उतार लो, पूरी पूरी बार नहीं जाता तो 8 और 0 करके 8 उतार लो, और फिर 25 पंजे 125, 5 है यहाँ 125, 2 और 3, कितना उतार लो 0 230, हाँ 25 पंजे 25 नाम 225, 5 0 उतार लो, 25 दूना 50, मिस्टेक अपनी थी 30,592, कैलकुलेशन मिस्टेक, जीरो खा गए थे अपन, लेकिन जीरो नहीं खाना है, जीरो बाहर रखना है। ऐसे मेरी तरह गलती मत करना, केवल मैंने बताई है कि आप ऐसी गलती कर सकते हो, इसलिए मैंने वो करा है। नेक्स्ट, दी गई तालिका का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें, वैसे तालिका नहीं है, पाई चार्ट है ये, और निम्नलिखित पाई चार्ट का कार्यालय के निर्माण की लागत का विवरण दर्शाता है। कोई कार्यालय का निर्माण हो रहा है, उसमें जो ब्रिक्स लग रही है वो 16%, सीमेंट 25%, लेबर 18%, स्टील 17%, जो सुपरविजन है ना, केवल सुपरविजन ही कर रहे हैं वो 24% ले जा रहे हैं। बोल क्या रहे, यानी निर्माण की कुल लागत 9 लाख रुपए है। सीमेंट पर खर्च की गई राशि कितना है 25%, और मजदूरी पर खर्च की गई राशि, मजदूरी कहाँ है, ये रहा 18%। कुछ नहीं पूछ रहा कि सीमेंट पर खर्च की गई राशि है ना, मजदूरी पर खर्च की गई राशि से कितनी अधिक है, तो सीमेंट पर खर्च 25% और मजदूरी पर 18%, कितनी है दी 7%, तो 9 लाख का केवल अपने को 7% निकालना है और कुछ नहीं करना। परसेंटेज में ही आप देख लो कितना परसेंट अधिक है, 7% अधिक है। वैसे नहीं करो कि आप 25% सीमेंट का निकालो, 18% लेबर का निकालो, फिर आप घटाओ, नहीं, परसेंटेज में ही घटा दो, क्योंकि टोटल 100% होने वाला है। ठीक है, 100% होने वाला है टोटल, तो सीमेंट का 25% में से लेबर का 18%, कितना ज्यादा है सीमेंट का खर्चा, 7% ज्यादा है, तो 9 लाख का 7% कर लो, 9 7 63, उतार लो 3 0, 63,000 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये रहा, ये वैल्यू दे रखी है, पूछ रहा क्या है कि मान ज्ञात करो। 5 में 5 का भाग दोगे तो 1, फिर 5 में 5 का भाग दोगे तो 1, यहाँ उतार लो 4/10, यहाँ उतार लो 1/5 माइनस का 2, तो 1 रे 1 2 में से 2 कट गए, बचा क्या 4/10 प्लस 1/5, एलसीएम ले लो कितना 10, तो 4 + 2 6/10, अगर 6/10 है तो वैसा, अगर नहीं है तो आप 2 से ऊपर नीचे काट दो, 3/5, तो 6/10 ऑप्शन नंबर है 2। नेक्स्ट, नेक्स्ट दे रखा है अक्स बराबर 2 + √9, वाई बराबर 2 - √9, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है, स्क्वायर कर दो इसका, 4 + 9 + 4√9, इसका कर दो 4 + √9 का स्क्वायर करोगे तो 9 - 4√9, दोनों का स्क्वायर कर दिया अपन ने, तो ये इससे कट गया, 9 4 13, और ये भी 9 4 13, 13 और 13 26, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, ये हो गया कंप्लीट अपनी जो 3 दिसंबर 2024 को थर्ड शिफ्ट हुई थी, वो कर लिया अपन ने, देख लिया किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रखे हैं, किस चैप्टर को ज्यादा अहमियत दे रखी है। एक ही टाइप के 3 4 4 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, केवल डाटा चेंज कर करके। ठीक है, तो मिलेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में वही RPFSI की सीरीज के साथ। आज के लिए रखते हैं इतना ही, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो शेयर करना, कमेंट में बताना कि आपको जो तरीका है हमारे हमारे समझाने का वो किस प्रकार का है। ठीक है, तो रखते हैं अभी यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद सभी को, ओके।